आइए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है 16x की घात 3 धन 24x का वर्ग धन 9x। और मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर इस वीडियो को रोकें और स्वयं इस बहुपद का गुणनखंडन करने का प्रयास करें। तो चलिए इसे मिलकर करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस बहुपद को ध्यान से देखूं तो इसके सभी पदों में x उभयनिष्ठ है। इसका अर्थ हुआ कि मैं इस बहुपद के सभी पदों में से x को अवितरित कर सकती हूँ, मैं x को बाहर निकाल सकती हूँ। तो ये तो हो गई x की बात। अब अगर मैं इस बहुपद के गुणांकों को देखूं तो यहाँ पर इन सभी गुणांकों में कोई भी सार्वक गुणनखंड मौजूद नहीं है। इसका अर्थ है कि मैं कोई एक ऐसी संख्या नहीं ढूंढ पा रही हूं जो इन तीनों गुणांकों को पूर्णतः विभाजित करे। तो हम कह सकते हैं कि x ही वो सबसे सर्वोच्च एक पद होगा जो इस बहुपद के सभी पदों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से मैं x को बाहर निकाल लेती हूँ और अब अगर मैं x को अवितरित कर लूँ तो मेरे पास कोष्ठकों में क्या बचेगा, आइए देखते हैं। तो अगर मैं पहला पद लूँ अपना 16x की घात 3 और इसमें से मैं x बाहर निकाल लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा 16x का वर्ग, ठीक है, धन 24x के वर्ग में यदि मैं x निकाल लूँ तो मेरे पास बचा 24x और 9x में से यदि मैं x निकाल लेती हूँ तो मेरे पास बचा 9। अब यहाँ पर हमारे पास कोष्ठकों में एक बहुपद है और ये बहुत ही रोचक है। आप सोच रहे होंगे कि ये रोचक क्यों है? तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि 16x का वर्ग एवं 9 ये दोनों ही एक पूर्ण वर्ग हैं। तो अगर मैं इसे एक पूर्ण वर्ग के रूप में लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से चलिए हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहले मैं कोष्ठकों के अंदर वाली संख्या को लिखना चाहूंगी। तो पहले अगर मैं 16x का वर्ग ले लेती हूँ तो 16x के वर्ग को मैं 4x का पूर्ण वर्ग भी लिख सकती हूँ। और अब अगर मैं 9 को ले लूं तो मैं 9 को 3 का वर्ग लिख सकती हूँ। तो अब हमारे पास जो पद बचा है, जो आखिरी पद है, वो है 24x। और अगर हम ध्यान से देखें तो हम 24 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 के रूप में। तो यदि मैं इसे इस रूप में लिखूं तो यहाँ से मैं 2 और x लिख देती हूँ। और अब यहाँ पर मैं इस पद को 24x के समान बनाने के लिए इसमें 4 और 3 का गुणन कर दूंगी। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे x और ये बराबर है 24x के। और यहाँ पर हमारा x जो हमने बाहर निकाला था इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस बहुपद को इस रूप में क्यों लिखा है, ऐसा करने से हमें क्या लाभ हो रहा है। तो अगर आप सोचें इस बारे में तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की थी, अगर हमारे पास एक पूर्ण वर्ग है ax धन b का पूर्ण वर्ग है तो हम इसे लिख सकते हैं ax का पूर्ण वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b गुणे x धन b के वर्ग के रूप में। तो यदि अब मैं अपने इस बहुपद की तुलना करूं इस बहुपद से तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो बहुपद है इसमें 4x का पूर्ण वर्ग तुल्य है ax के वर्ग के। यहाँ पर a का मान 4 के बराबर है और यहाँ पर 3 का वर्ग तुल्य है b के वर्ग के। b का मान यहाँ पर 3 के बराबर है और इसी प्रकार से ये हमारा जो बीच वाला पद है 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे x ये तुल्य है 2 गुणे a गुणे b गुणे x के। क्योंकि a का मान यहाँ पर 4 के बराबर था और b का मान है 3 के बराबर और यहाँ पर है x, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये बहुपद तुल्य है हमारे इस बहुपद के। इसका मतलब हुआ कि हम अपने इस बहुपद को इस रूप में भी लिख सकते हैं, हम इसे एक पूर्ण वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे? तो इसे मैं लिख सकती हूँ ax धन b का पूर्ण वर्ग और ax के स्थान पर हमारे इस बहुपद में क्या है? हमारे पास है 4x, ये हो गया ax, और b के स्थान पर क्या है हमारे पास? b के स्थान पर है हमारे पास 3। और अगर मैं इसका पूर्ण वर्ग कर दूं तो ये तुल्य है ax धन b के पूर्ण वर्ग से और ये बराबर है 4x धन 3 के
पूर्ण वर्ग के बराबर। एक और बात जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर हमारे पास बाहर एक x और भी मौजूद है, इसको हम यहाँ पर पुनः लिख देंगे। हमें मिल गया x गुणे 4x धन 3 का पूर्ण वर्ग, जो दर्शाता है गुणनखंडित रूप हमारे इस बहुपद का। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे x गुणे 4x धन 3 गुणे 4x धन 3 के भी रूप में लिख सकते थे। तो इस बहुपद के गुणनखंडन से हम दो चीजें सीख सकते हैं। पहली बात ये कि किस प्रकार से हम एक चर को अवितरित कर सकते हैं यदि वो सभी पदों में मौजूद है, और दूसरा ये कि किस प्रकार से हम एक बहुपद को उसके पूर्ण वर्ग के रूप में लिखकर उसका गुणनखंडन कर सकते हैं।